जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए, आज हमारा टॉपिक है नेशनल सिक्योरिटी और इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। बस आपको क्या करना है, इस सेशन को ध्यान से सुनना है और आप देखना इस टॉपिक के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लोगे सेक्शन के लास्ट तक जाते जाते। हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। हम की पॉइंट्स बता देते हैं आपको इस सेशन में क्या क्या आपको मिलेगा। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी हमारा टॉपिक है तो उसका इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए। थ्रेट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट क्या है और किस तरीके से हम नेशनल सिक्योरिटी की स्ट्रेटेजीज या पॉलिसी बना सकते हैं या फिर बनाई गई है। और करंट थ्रेट्स क्या चल रहे हैं, चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज एंड लास्ट कंक्लूजन। ये सब हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं और बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन जो मैं आपको सिर्फ बोलकर सुनाने वाला हूँ ताकि आपके माइंड में एक क्लियरिटी हो टॉपिक को लेकर। तो सेशन के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि इसी तरीके के और सेशन चाहिए तो। आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन में बैठ रहे हो या फिर जनरल नॉलेज के लिए इस सेशन को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद एंड वंदे मातरम सभी को। और आप राहगीर फॉर यू टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको अदर अपडेट और इस टॉपिक की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। चलिए देखिए, हमारे पास टॉपिक है हमारा नेशनल सिक्योरिटी का और नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड है हमारे देश से कि देश की सिक्योरिटी। जब हमारा देश सिक्योर रहेगा तभी तो उसके सिटीजन सिक्योर रहेंगे और उसकी डेवलपमेंट भी आगे बढ़ेगी। तो ये टॉपिक हमारा ओवरऑल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको एक टॉपिक ना मानकर रियलिटी लेकर चलना। मैं जितनी भी बातें बताऊंगा वो आपके इर्द गिर्द से ही जुड़ी हुई होंगी। बस आपको क्या करना, उन टूल्स को, उन चीज़ों को जोड़ना है, लिंक करना है। और जब आप किसी भी डिबेट में बैठें, डिस्कशन में बैठें, तो बस यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज को अपने ही वर्डों में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आपको मेनली इंग्लिश में लिखा हुआ मिलेगा बट मैं समझाने की कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल, जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट बने, एक क्लियरिटी टॉपिक की हो। चलिए हम बात करते हैं पहले इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि वह डिस्क्राइब करता है कि हम किस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और उसके पॉइंट्स क्या है। तो देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी के इंट्रोडक्शन क्या आएगा। नेशनल सिक्योरिटी comprises the strategies and measures taken by a state of protect its citizens, territory and interests for external and internal threats। अब देखिए, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी होती है वो क्या कंप्राइज करती है, क्या कंसिस्ट रखती है। वो रखती है उस स्टेट में रहने वाले सिटीजन्स का प्रोटेक्शन, टेरिटरी का प्रोटेक्शन की टेरिटरी हमारी बनी रहे, अदर देश कोई भी अटैक करके उसे अपने अंडर ना कर ले। बाकी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट, इसको बहुत ध्यान देना कि इवन एक्सटर्नल थ्रेट से ही नहीं बचाते, इंटरनल थ्रेट भी बहुत सारे होते हैं एक नेशन को सिक्योर करने के लिए। और एक नेशन को बर्बाद करने के लिए इंटरनल थ्रेट एक्सटर्नल थ्रेट से बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसके बारे में हम क्लियरिटी से जानेंगे। ठीक है, इट a broad concept that involves military, देखिए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस। अब इन चारों फैक्टर्स पर करते हैं या सोचिए कि मिलिट्री भी, पॉलिटिकल भी, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस, इन चारों प्रोस्पेक्ट पर हम बात करते हैं एक नेशनल सिक्योरिटी को लेकर। बस आप ये जान लीजिए, जैसे गांव देहात में कह देते हैं ना कि यदि आपको एक अपने खेत को बचाना है तो वो इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी बचाना होगा, वरना आप जानते हैं कि पड़ोसी उस खेत की टेरिटरी को काट काट कर अपने अंदर कर लेता है। तो बस वही हमारा रिलेशन है नेशन से और हमारी कंट्री से। तो डिस्कस करेंगे, मेनली फोकस ऑन मिलिट्री डिफेंस अगेंस्ट थ्रेट फॉर फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज का जो मिलिट्री डिफेंस से उसको बचाना है वो भी इंक्लूड होता है। चलिए, ये हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एक नेशनल सिक्योरिटी के को कंपोनेंट क्या क्या होंगे या फिर किस किस तरीके से हम एक नेशनल की सिक्योरिटी करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा मिलिट्री मिलिट्री सिक्योरिटी। और मिलिट्री सिक्योरिटी आप सब जानते हैं, सेना। जो हमारे सेना होती है, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, इवन जो हमारे मतलब इंटरनली करते हैं जैसे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ, ये सब इंक्लूड है। इवन यहाँ तक कि पुलिस भी।
तो इसमें इंक्लूड मानी जाती है। इसमें क्या होता है, रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, डिफेंस स्ट्रेटजीज एंड मिलिट्री अलायंस, इन सब पर हमें फोकस करना होता है। देखिए जो मैं समझा रहा हूँ आप अपने नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, और उसमें अपने की पॉइंट लिख सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको वहाँ ऐसे राइटिंग लिखनी है, वहाँ आपको सिर्फ बताना है, बोलना है। तो बोलने वही सबसे ज्यादा बोल सकता है जिसके पास की पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं, पॉइंट्स। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आपको एक हेडिंग दी जाए और उसकी सब हेडिंग्स बताई जाए, सब पॉइंट्स बताए जाए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें अपना इंक्लूड कर सके। तो इसलिए मैं सिर्फ की पॉइंट्स लिख कर लाता हूँ, जैसा रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है। आप इसके बारे में बहुत ज्यादा बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है उसका रोल क्या होता है एक नेशनल सिक्योरिटी में, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा कि यदि आर्म फोर्सेस नहीं होंगी तो कोई भी फॉरेन कंट्री अटैक कर सकती है, इंटरनली हमारे डिस्टरबेंस हो सकता है, जिसके जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को एक थ्रेट होगा। तो आप इस पर बहुत अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेंस स्ट्रेटजीज, मतलब जो डिफेंस स्ट्रेटजीज होती हैं कि डिफेंस को किस तरीके से आपको रिलेट करना है, दूसरे से किस तरीके से जुड़कर रहना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट बनाने हैं। आप सभी जानते होंगे सीडीएस, ये एक पद बनाया गया है जो तीनों सेनाओं के कमांडर के तौर पर या फिर तीनों सेनाओं को ज्वाइंट एक ऑपरेशन चलाना हो तो सबसे ज्यादा काम आएगा, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर आर्मी हो। ये सब एक कंक्लूड करके सीडीएस बनाया गया। और नेक्स्ट है हमारे मिलिट्री अलायंस। अब दूसरे देशों से भी हम अलायंस करते हैं जो हमारे मित्र मुल्क होते हैं, ताकि यदि कुछ ऐसा हो कि थर्ड पार्टी से हमें लड़ना हो और हमें दो देशों को एक साथ जुड़ना है, तो हम आप सभी जानते होंगे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो आर्मी को लेकर हो, चाहे एयरफोर्स के साथ हो, या ये कंबाइन भी लड़ते हैं, और बहुत सारी एक्सरसाइज का आप नाम भी जानते होंगे। फिर एक हम नेशनल लॉ का एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया हुआ है, नाटो। ये खैर अदर मतलब अदर कंट्रीज है, इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है, बट इस तरीके के अलायंस भी बनाए जाते हैं। तो आई होप मिलिट्री सिक्योरिटी के बारे में आपको अब अच्छी क्लैरिटी हो गई होगी। अ, दोस्तों आपको सिर्फ इस टॉपिक को सुनना है, 1.5x की स्पीड पर बस सुनते जाइए, मैं एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। आपको जो पॉइंट लिखना है आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। बाकी ये वाली स्क्रीनशॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीधा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट में बात करते हैं वो है इकोनॉमी तो सिक्योरिटी। देखिए मिलिट्री सिक्योरिटी अपने जगह पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बट उससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी। दोस्तों याद रखना, किसी भी देश को यदि बर्बाद करना है ना, तो मिलिट्री सिक्योरिटी इतना बर्बाद नहीं कर पाएगी जितना इकोनॉमिक सिक्योरिटी कर देगी। जस्ट लाइक आप शेयर बाजार देखते होंगे, मार्केट देखते होंगे, यदि ये क्रैश होते हैं, तो पूरा देश पैनिक में जाता है। एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट सब इफ़ेक्ट होता है एक छोटे से मतलब गली के एक सिंगल पर्सन से लेकर, और देश के बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन हैं, वहाँ तक झटका लगता है। किसकी वजह से? इकोनॉमिक से वजह से। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, ताकि इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ इल्लीगल तरीके से इस पर अटैक ना किया जाए, वरना एक देश आसानी से भी बर्बाद हो सकता है। इस पर अभी और डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या पॉइंट है इसमें। फोकस ऑन मेंटेनिंग स्टेबल इकोनॉमी। यस, अगर कोई भी देश स्टेबल रहना चाहता है तो उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहनी चाहिए। यदि इकोनॉमी अनस्टेबल रहेगी तो देश अपने आप ही टूटता चला जाएगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, अपने आसपास कितने देश हैं, चाहे वो म्यांमार हो, हमारा श्रीलंका हो, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इधर भी देख पाएँगे कि यूके तक पर इफ़ेक्ट है, सिर्फ़ किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से। तो यहाँ पर फोर्स डिपेंड नहीं करती। ये एक सॉफ्ट थिंग है जो बर्बाद कर सकती है एक देश को। दिस इंक्लूड एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रिलेशनशिप एंड द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन इंडस्ट्रीज। देखिए क्रिटिकल इंडस्ट्री, आप ये देखिए, जब आप एनर्जी सिक्योरिटी नहीं कर पाओगे या एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रह पाएगी तो क्या वो देश स्टेबल होगा? नहीं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होता है कि हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटीज है वो बरकरार रहे, ट्रेड रिलेशनशिप है और देशों के साथ वो बना रहे। क्योंकि जैसे सपोज करो हमें चाइना को झटका देना है, तो इंडिया क्या करता है? क्या वो मिलिट्री से अटैक कर देता है? नहीं, वो ट्रेड को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे वो अपने आप ही चाइना पैनिक में आ जाता है, चाहे उसके ऐप बैन करने से हो या उसकी कंपनीज पर ज्यादा टैरिफ लगाने से हो। तो इससे क्या होता है, उसको इंटरनली लॉस होता है, एक्सटर्नली ना करके, और उससे वो घबराता है, इस वजह से वो शांत भी रहता है।
तो इसलिए हमारे ट्रेड रिलेशनशिप भी बने रहने चाहिए और देशों के साथ। प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज है हमारी क्रिटिकल, उनको का प्रोटेक्शन भी होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सीआईएसएफ बनी हुई है ना। बड़ी बड़ी कंपनीज को बचाना भी जिम्मेदारी होती है देश की, क्योंकि इकोनॉमिक तो वहीं से चल रही है और देश में पैसा भी वहीं से आ रहा है, बिजनेस भी वहीं से आ रहे हैं और जॉब्स भी वहीं क्रिएट हो रही है। यदि एक कंपनी बर्बाद होती है तो वो कंपनी बर्बाद नहीं हो रही, उसके साथ साथ बहुत सारे जो अदर फैक्टर्स है उन पर भी इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी। देखिए, ये तो इतना क्रिटिकल पॉइंट है हमारे आज के वर्ल्ड में कि यदि कोई साइबर अटैक होता है ना, तो वो देश कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये साइबर अटैक एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमारी इकोनॉमी भी बर्बाद हो सकती है और मिलिट्री भी बर्बाद हो सकती है। कैसे? सपोज करो हमने अपने देश के लिए या किसी भी नेशन ने अपने देश के लिए सिक्योरिटी के लिए रडार्स लगा रखे हैं, ठीक है? लेकिन रडार किससे चलते हैं? एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी से चली हुई है, बट उस पर साइबर अटैक करके उसे यदि हैक कर लिया जाता है, तो जब दूसरा देश अटैक करेगा उसका पता नहीं चलेगा बिना रडार के, और जिससे उस नेशन पर सिक्योरिटी का थ्रेट आ जाएगा। तो ये तो इतना बड़ा पॉइंट है जिस पर आप बहुत ज़्यादा बता सकते हैं, बोल सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भी मैंने बताया ये कंप्यूटराइज चलता है, एंड द डाटा प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स। यस, आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाटा प्रोटेक्शन है, चाहे वो किसी अदर मतलब पर्सन का हो, कोई बड़े से बड़ा पर्सन हो, नेता हो, लीडर्स हो, या फिर हमारे मिनिस्टर्स हो, यदि उनका पर्सनल डाटा या हमारे किसी भी डिफेंस मिनिस्ट्री हो, हमारी कोई भी मिनिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, कल्चर मिनिस्ट्री या फिर अदर मिनिस्ट्री, यदि उनका डाटा लीक हो जाता है या हैक करके उन्हें ले ले जाता है, तो उनकी जितनी भी प्लानिंग्स है ना, सब खत्म कर दी जाती है या फिर सब पता चल जाएंगी, तो उसके थ्रू ही उस देश को बर्बाद किया जा सकता है। आगे क्या क्या हमारी प्लानिंग्स हैं, क्या क्या नहीं है, ये सब हमारे किस में आएगा? डाटा प्रोटेक्टिंग में आएगा। तो इसके लिए भी हमें सजग रहना होता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट भी माना जाता है। चलिए, आई होप इतने पॉइंट आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे और बाकी आप आराम से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी। देखिए, किसी नेशन की सिक्योरिटी उसके ह्यूमन सिक्योरिटी के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि आप खुद बताइए कि एक देश में रहने वाले लोग प्रोटेक्ट नहीं है, तो वो देश प्रोटेक्ट होकर करेगा क्या? ठीक है? ज़मीन का टुकड़ा ही है वो तो सिर्फ़। तो सबसे बड़ी सिक्योरिटी हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के रिलेवेंट। जैसे फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल सेफ्टी, सबकी अपनी-अपनी सेफ्टी रखना किसकी ज़िम्मेदारी है? नेशनल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट की। हेल्थ एंड वेल बीइंग, अब देखिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपके लिए। सिर्फ ध्यान से बातों को सुनना और देखना कि आप इसमें कितना बोल सकते हैं एक ग्रुप डिस्कशन में। जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या-क्या इंक्लूड होते हैं, आप इस इमेज को देखिए। फूड, एक देश की पब्लिक को फूड प्रोवाइड कराना नेशनल सिक्योरिटी है। क्यों? यदि उस जनता को या उस देश में रहने वाले लोग फूड टाइम पे नहीं ले पाएँगे या फिर किसी चीज़ का क्राइसिस होगा, तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ की पॉलिटिकल भी, वहाँ की इकोनॉमी भी सब बर्बाद होने लगेगी धीरे-धीरे, यदि आप फूड पर फोकस नहीं कर सकते। पर्सनल, मतलब जब वहाँ के बंदों को या फिर वहाँ के लोगों को ही मारा जा रहा हो या फिर वो सेफ ना हो, तो भी थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी के लिए। कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी आप जानते, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, यदि एक कम्युनिटी पर थ्रेट आ रहा है, उसको बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो तब भी नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल उठते हैं। जस्ट लाइक आप बांग्लादेश में देख सकते हैं कि हिंदुओं के साथ कितना बुरा हो रहा है। तो वो कैसा हो रहा है? क्योंकि वो पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं वो नेशनल सिक्योर है? नहीं सिक्योर है। नेक्स्ट हमारा एनवायरमेंटल। देखिए, एनवायरमेंटल, जिस देश में आप रह रहे हो, यदि वहाँ का एनवायरनमेंट ही सही ना हो, तो नेशनल कैसे सही हो सकता है? नेशन कैसे सही हो सकता है? आप खुद बताइए। तो एनवायरनमेंट भी एक पॉइंट बन सकता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी में कि एक एनवायरनमेंट को सही रखना भी ज़िम्मेदारी है। यदि आप खुद देखिए कि कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं जो यहाँ से पैसा कमाकर, इंडिया से पैसा कमाकर और बाहर देश में सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी।
यदि इकोनॉमी किसी हमारे देश की इकोनॉमी डिपेंड करेगी पर्टिकुलर पर्सन की इकोनॉमी पर। सिंपल है, यदि किसी देश के लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और अपनी जो इनकम है उसको जनरेट कर रहे हैं, तो उसको ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू होगा और टैक्स ज़्यादा आएगा तो वो देश और भी डेवलपमेंट करेगा, जिस डेवलपमेंट की वजह से देश सिक्योर रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉलिटिकल, ये भी बहुत बड़ा इशू है, मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। और हेल्थ, आप सभी जानते होंगे, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, वो क्यों है? वो है ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए, ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्दी रहें, अच्छे तरीके से रहें, ज़्यादा उन्हें पैसे खर्च ना करने पड़े, इसलिए गवर्नमेंट बार-बार पॉलिसीज़ लाती रहती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर आप जितना बोलना चाहें, वो बोल सकते हैं, जितने पॉइंट लिखना चाहें, लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। पॉलिटिकल सिक्योरिटी, अब इसको जानते हैं। गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द रूल ऑफ लॉ। देखिए, जब आप जानते हैं कि किसी देश में रह रहे हो, किसी नेशन में रह रहे हो और वहाँ का जो रूल है वो ही डिस्टर्ब हो गया हो, तो नेशन सिक्योर रह ही नहीं सकता। बाहर की जो ताकतें हैं वो अटैक कर देंगी और वो देश डिस्टर्ब ही रहेगा। जस्ट लाइक हमारा म्यांमार या फिर बांग्लादेश, जैसे ही अंदर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हुआ, वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसे हटाकर और एक अदर गवर्नमेंट बना दी गई, मिलिट्री रूल आ गया, जिसकी वजह से वहाँ का जो सारा डिस्टर्बेंस था वो और इंक्रीज हो गया और वहाँ टेररिज्म भी बढ़ने लगा। कम्युनिटीज पर जो माइनॉरिटीज हैं उन पर अटैक होने लगे। ह्यूमन राइट का कोई वो ही नहीं रहा वहाँ पर सवाल, तो सब बर्बाद करने लगे। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ था वो खत्म हो गया। तो इसलिए एक देश को सिक्योर रहने के लिए गवर्नेंस हो, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और रूल ऑफ लॉ, उसे बरकरार रखना पड़ता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक दौर ऐसा था इंडिया का 70s और 90s में। तो इसमें क्या था कि हमारे पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी होती है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो इस टाइम अभी तो केरला में है और पूरा जो चाइना है वो कम्युनिस्ट लोगों का है। तो ये अब हमारे देश में बैठकर लीडर हैं हमारे और सपोर्ट करते थे चाइना को, चाइना की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराते थे। एक दौर ऐसा था। तो अब आप जान सकते हो कि पॉलिटिकल स्टेबल होना कितना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारे देश की कि जब भी कोई डिस्टरबेंस होता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने हाथ में ले लेती है, जो सबसे बेस्ट तरीका है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बेस्ट है। उसका रीजन, क्योंकि जब आप एक वो जानते होंगे राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल। अब ये प्रेसिडेंट रूल बहुत अच्छी चीज है एक देश के लिए। आप सपोज करो किसी भी राज्य में, जैसे त्रिपुरा हुआ या फिर मिजोरम हुआ या हम यूपी ले लें, कि यूपी में कुछ भी डिस्टरबेंस होता, पॉलिटिकल डिस्टरबेंस हो गया, प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट रूल लगा देगा और वहां पर फिर सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी सारी चीजों को। तो इसलिए हम देश को ऐसे भी बचा सकते हैं कि अपने जो राज्य हैं वो बने रहे। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वो है हेडलाइन, वो है थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के थ्रेट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे तो मैं बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर अब और डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है हमारा कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट्स। कन्वेंशनल मिलिट्री थ्रेट क्या है उसके बारे में जानो पहले तो। देखिए, ये मिलिट्री की बात कर रहा है, स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, ये भी आपस में जो बाउंड्रीज लगी हुई है उनसे कन्फ्लिक्ट करते हैं। तो एक देश को देखिए, अब बाहर से भी लड़ना होता है और अंदर से भी लड़ना होता है। तो यकीन मानना, एक जो राज्य है ना, वो दूसरे राज्यों से भी चाहता है कि ये कमजोर हो और मैं ताकतवर हूँ। बस ये मान लीजिए, इनकी जो ताकत है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हैंडल कर रखी है। इस वजह से हमारा देश आज भी बचा हुआ और चलता रहेगा। और वो किसकी वजह से? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। वरना आज ये कब के अपने-अपने अलग राज्य देश बना चुके होते। जैसा हैदराबाद हुआ, जूनागढ़ हुए या फिर कश्मीर हुआ। लेकिन आज सब मर्ज हैं किसकी वजह से? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट की वजह से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, वरना स्टेट टू स्टेट बहुत लड़ते। अब भी देखना, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिनके बीच में नदियों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, रिवर्स को लेकर, उनके पानी को लेकर के वाटर कौन कितना यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा। तो जब ये वाटर को लेकर लड़ रहे हैं तो वैसे तो ये मर जाते, कट जाते, ठीक है? तो वो भी देखना।
नेक्स्ट है हमारा टेररिज्म। भाई इसकी बात क्या करें कि ये तो एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी बहुत बड़ी समस्या है किसी भी देश में। चाहे वो 26/11 का हमला हो, चाहे वो हमारे देश का अ, मुंबई अटैक हो, पार्लियामेंट अटैक हो, ये सब क्या है? टेररिज्म। टेररिस्ट बिल्कुल डायरेक्ट थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए। ये क्या करते हैं कि अपना तो कोई ईमान धर्म कुछ नहीं होता। बस इनका एक ही पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना और किसी भी कंट्री को बर्बाद करना। तो इससे लड़ना बहुत-बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये रेडिकलाइज़्ड लोग होते हैं, इनको किसी की परवाह नहीं होती। ये किसी भी राज्य में जाकर आप खुद बताइए कि आपके आस-पास कितने ज़्यादा मेले होते होंगे, त्योहार होते होंगे। अब वहाँ पर कोई भी आकर बम ब्लास्ट कर दे तो कितने मासूम लोगों की जान जाएगी। बस वही टेररिज़्म है, जो इंटरनली भी होता है और एक्सटर्नली भी होता है। चलिए अभी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नॉन कन्वेंशनल थ्रेट। अब नॉन कन्वेंशनल थ्रेट क्या होते हैं? साइबर अटैक, एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड इकोनॉमिक एस्पोंजे एस्पोनेज। देखिए, हम इस पर बात करेंगे साइबर अटैक पर। साइबर अटैक आज की दुनिया का सबसे बड़ा अटैक है। ये मैं कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सब चीज़ डिजिटल हो रही है। आप इवन ये मानिए कि जहाँ पर आप बैठे हैं, वो भी लोकेशन सिर्फ़ एक चीज़ से पता है, टेक्नोलॉजी से। आपकी जो लोकेशन है आपके फ़ोन से पता है कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और यदि इसे ही कोई हैक कर ले, इसे ही कोई अपने कब्ज़े में कर ले, तो आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको बचा पाएगी। आपके फ़ोटोज़, आपकी प्राइवेसीज़, आपकी सिक्योरिटी सब तबाह है। किसकी वजह से? साइबर अटैक की वजह से। और आपने आजकल एक नाम भी सुना होगा जिसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट में क्या था कि एक बंदे को डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए जाते हैं और फिर उससे अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कराए जाते हैं। किसी से 4 करोड़, किसी से 5 करोड़, किसी से लाख, 10 लाख इस तरीके से। कितना तगड़ा फ्रॉड है। आप पूरी कंपनी को एक साइबर अटैक बर्बाद कर सकता है। कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी है, डेली चल रही है, कंप्यूटर बेस्ड चल रही है। यदि हम उस कंप्यूटर में ही वायरस फिट कर दें और सारा डाटा खत्म हो जाए, तो क्या एक्सपोर्ट होना, क्या इम्पोर्ट होना, क्या वर्क कब होना है, सब खत्म। तो ये होता है साइबर अटैक। इवन आप ये मान लीजिए किसी के 9 मिलियन वो है सब्सक्राइबर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, 20 मिलियन सब्सक्राइबर है किस पर? यूट्यूब पर। तो साइबर अटैक ऐसा कर देता है कि इस यूट्यूब चैनल को हैक करके बिल्कुल ज़ीरो। अब बताइए इसके इनके सालों की मेहनत, जितने भी ईयर्स से इन्होंने मेहनत की है, सब बर्बाद। तो ये होता है साइबर अटैक, जो इस टाइम पर सबसे बड़ा थ्रेट है। नेक्स्ट हमारा एनवायरनमेंटल क्राइसिस। जी, जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, एनवायरनमेंट को भी नुकसान उतना ही होता जा रहा है। इस पर भी आप बहुत अच्छा पॉइंट रखोगे, बताओगे कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को लॉस कर रहे हैं और इसको जल्दी से जल्दी रीगेन करना होगा। वरना क्या फ़ायदा ऐसी टेक्नोलॉजी का जहाँ पर एनवायरनमेंट ही तबाह हो चुका हो, जीने योग्य बात ही नहीं रही, ठीक है? नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक भी यदि किसी देश को बर्बाद करो तो इकोनॉमी को बर्बाद कर दीजिए। यदि डेवलपमेंट ही नहीं होगी, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी, तो वो देश सिक्योर कैसे रह पाएगा? उसे तो कोई भी फिर अटैक कर सकता है। जी, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ट्रांसनेशनल इश्यूज़। देखिए, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो करता एक है, भरते सब है। करता तो एक है, भरते सब है, जिसमें क्लाइमेट चेंज आ जाएगा, पैंडेमिक्स आ जाएगा और इंटरनेशनल क्राइम आ जाएगी। चलिए डिस्क्राइब करते हैं इन तीनों पॉइंटों को और इन तीनों पॉइंटों पर आप बहुत अच्छा बोल पाओगे। इस बात को ध्यान से सुनना। क्लाइमेट चेंज। देखिए, जब एक क्लाइमेट चेंज होगा ये एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक देश बर्बाद कर रहा है। सपोज़ करो एक देश बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है कार्बन एमिशंस को, सीएफसी गैसेस को और अदर चीज़ों को, जिससे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। तो वो चेंज उस देश के लिए नहीं होगा, वो सभी के लिए होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, इफ़ेक्ट जाएगा उसका, ठीक है? वहीं बात करें यदि एक मतलब एक समुद्र, एक जो हमारा अ, ओशियन है, वो यदि गंदा होता है, उसको पॉल्यूट किया जाता है, उसमें जो उसकी वाटर की क्वालिटी है वो गिरती है, तो क्या उस देश को लॉस होगा? नहीं, वो आस-पास जितने भी देश होंगे सबको लॉस होगा। अब चलो बात कर लेते हैं पैंडेमिक पर। आप कोरोना चाचा को जानते होंगे, है ना? इसे कैसे भुलाया जा सकता है? अब क्या चल रही थी चाइना को चमगादड़ खाने की, है ना? तो करता एक है, भरते सब है। अब निकला कहाँ से? चाइना से, सीधा-सीधा। बट बर्बाद कितनों को करा? आप यकीन नहीं मान सकते। यदि आप उस दौर के स्टूडेंट हैं या फिर
उस टाइम पर आपकी एज कुछ भी रही हो, तो आप देख पाए होगे कि कितनी लाशें बिछ चुकी थी। किसकी वजह से? सिर्फ एक देश की गलती की वजह से। कितने लाखों लोग मारे गए, जिनका डाटा ही नहीं है। एक दूसरे को छूने से लोग डर रहे थे। यदि आप नहीं जानते तो 2020 को सर्च कीजिए और कोरोना 2020 को सर्च कीजिए और कोरोना नाम यदि टाइप करोगे तो पता चल जाएगी ये क्या चीज थी। तो एक पैंडेमिक एक देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए होता है, जो बर्बाद कर देता है। तो इसकी सिक्योरिटी भी रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी एक इश्यू है। और वो नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल क्राइम। इंटरनेशनल क्राइम क्या होता है? जैसे कि हमारा पाकिस्तान नल्ला। अब पाकिस्तान क्या करता है? यहाँ से अपने टेररिस्ट को तैयार करता है, फंडिंग आ जाती है, पैसे मिल जाते हैं, गन वगैरह देकर, बम वगैरह देकर अदर देशों में, सबसे ज़्यादा तो इंडिया में ही अपने उन टेररिस्ट को भेज देता है और उन टेररिस्ट से अटैक कराता है। और अटैक की वजह से वहाँ के जो देश है वो डिस्टर्ब हो जाता है, बस उसको उसमें सुकून मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, इसे भी देखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा करंट थ्रेट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि इस टाइम पर जो थ्रेट्स हैं वो क्या हैं? करंट थ्रेट जिस पर हमें पूरे देश को ध्यान देना चाहिए या फिर जिस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर में हम किस चीज को इंक्लूड कर सकते हैं? कंबाइन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स। अब वही मैंने बताया था, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल, इंक्लूडिंग डिस इंफॉर्मेशन एंड साइबर ऑपरेशन। अब देखिए, इंक्लूडिंग इन डिस इंफॉर्मेशन, मैं इस पर जोर देना चाहूंगा। देखिए, ये अकेला ऐसा वर्ड है जो किसी भी चीज को जड़ से हिलाने की ताकत रखता है। डिस इंफॉर्मेशन ये इस टाइम पर देश में बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। हमारे अपोजिशन के लीडर है राहुल गांधी। अब राहुल गांधी जी ने अपनी एक स्पीच में आज से बहुत साल पहले बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करते हुए बीजेपी को या अपोजिशन पार्टीज को ये कहा था, मतलब पहले तो बहुत सारी बातें बताई कि ये कैसा देश चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं। फिर उन्होंने एक बात और कही कि ये तो ऐसा चाह रहे हैं कि देश ऐसा बन जाए कि इधर से आलू डालो और एक मशीन ऐसी हो और इधर से सोना निकल कर आ जाए, ठीक है, गोल्ड। तो बीजेपी ने उन सारी बातों को तो छोड़ दिया, मतलब पार्टीज ने सिर्फ इतनी सी बात की क्लिप को अपना जो पॉलिटिकल मुद्दा है उसे बनाकर खूब वोट बैंक समेटा, खूब वोट समेटी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं डिस इन्फॉर्मेशन। जहां सिर्फ लोगों ने सिर्फ इतना सुना, बताओ ऐसा नेता है जो ये कह रहा है कि आलू डालो और गोल्ड निकलेगा या फिर सोना निकलेगा। अरे उनकी पूरी बात तो सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे थे। अच्छा, कोई भी कम नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी कम नहीं है। चोर चोर मुसेरे भाई, कैसे? अभी रिसेंटली एक केस हुआ पार्लियामेंट में, जब हमारे अमित शाह जी, ठीक है, होम मिनिस्टर अमित शाह, ये एक स्पीच दे रहे थे कांग्रेस के लिए। और वो कह रहे थे कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर हैं उनके लिए ये हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो अंबेडकर 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 चिल्लाती रहती है। अगर इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी बहुत कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि इन्होंने अंबेडकर का कभी साथ नहीं दिया, अंबेडकर के लिए कुछ किया नहीं, अंबेडकर की पॉलिसीज को खत्म किया गया। इन्होंने उन बातों को ही नहीं माना जो अंबेडकर चाहते थे, उनकी जो समिति थी उन्हें उसे बर्बाद किया। तो उन्होंने बहुत सारी चीज डिस्क्राइब करी। अच्छा, ये तो किसी ने नहीं सुना और ना ही ये चलाया। कांग्रेस ने सिर्फ इतनी सी क्लिप लेकर या अदर पार्टीज ने एक एजेंडा चला दिया और सब लोगों के दिमाग में एक भय डाल दिया कि अमित शाह ने अंबेडकर जी के लिए गलत कहा। अरे गलत नहीं, वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे थे वो देखिए। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट डिस इन्फॉर्मेशन। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला देने को डिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिससे बहुत बड़ा थ्रेट होता है एक कंट्री के लिए भी। जैसे अटैक हो गया, हमारे फौजी पीछे हट रहे हैं, हमारी जमीन कब्जा ली, ठीक है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये सब होती है डिसइन्फॉर्मेशन। क्लियर है? चलिए, आई होप ये ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है वो बहुत ज्यादा कैपेसिटी रखती है, कैपेबिलिटीज रखती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, कि वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है। जैसे सपोज करो, आपको कोई भी सोशल मीडिया पर फोटो है ना, पिक है, उस पिक के थ्रू आपको गलत जगह पर पोस्ट करके आपको बर्बाद किया जा सकता है। आपकी वीडियोस को गलत तरीके से दिखाकर आपको बर्बाद किया जा सकता है। किसकी वजह से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से।
आपकी आवाज, आपकी वॉइस को कॉपी करके उसमें गलत थ्रेट बनाए जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका सही यूज नहीं हुआ तो बर्बादी हो सकती है किसी भी चीज की। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, वो है ग्लोबलाइजेशन। इंक्रीज इंटरकनेक्शननेस रेजेस द स्टेक्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। देखो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सब बंदों से जुड़ना, कि कोई भी चीज इधर से उधर से, मतलब हर देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए एक देश के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज कि आज के दौर की ये चैलेंजेस क्या क्या है। कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। यस, अब आप जानते हैं कि एक देश है, किसी भी देश पर अटैक पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उस देश के जो मिनरल्स है ना, उसे वो निकालना चाहते हैं। उस देश के जो मिनरल्स हैं, उन्हें वो हथियाना चाह रहे हैं, और वो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आज के टाइम पे यदि वॉर भी होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन होता है उस देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हथियाना। जैसे रसिया ने अभी यूक्रेन पर युद्ध कर रखा है, और युद्ध को हो गए 2 साल। वो क्या चाह रहा है कि यूक्रेन का ये वाला पार्ट हमारे हिस्से आ जाए, और इस पार्ट में जो नेचुरल गैसेस हैं और रिसोर्सेज हैं, उसको निकाल कर हमें बेच। तो वो कहा गया है कि कंपटीशन फॉर नेचुरल रिसोर्सेज का कंपटीशन। यदि किसी देश की टेरिटरी के आसपास कोई चीज है, तो अब चाइना क्या करता है, देखिए जैसे इंडिया का ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पर बहुत सारी फिशिंग होती है अच्छे तरीके से, जिसका हक इंडिया का है और हमारे उसका है, श्रीलंका का और बांग्लादेश का। बट चाइना क्या करता है, यहाँ से अपनी शिप भेजता है, और यहाँ से इन मछलियों को, शिप को, फिशेस को कैच करके ले जाता, तो ये कन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट का कारण है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जो देश आपस में लड़ते हैं। नेक्स्ट है चेंजिंग पावर डायनामिक, स्पेशली विद द राइज ऑफ चाइना। आप जानते होंगे कि चाइना का राइज होना, उसका एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी कंट्री के लिए। रसिया चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। नेक्स्ट चलते हैं, द रैपिड पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंजेस प्रेजेंट न्यू सिक्योरिटी डिलेमा। यस, जो हमारी टेक्नोलॉजीज में चेंजमेंट आ रहा है ना लगातार, वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बनता हुआ जा रहा है, जिस पर कंट्रोल करना होगा, और ये भी एक चैलेंज है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए, अच्छा, अब आप भी कह रहे होगे सर आपने इतने सारी प्रॉब्लम सॉल्व डिस्कस कर दी, अब इसका कुछ इलाज तो बताइए। यस, इसकी जो सिक्योरिटीज है, सेफ्टी है, पॉलिसीज है, स्ट्रेटेजीज है, वो सब भी है, वरना ये इतनी प्रॉब्लम्स के साथ कोई देश खड़ा ही नहीं रहता। अब इसके लिए सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे एजेंसीज हैं, सीक्रेट एजेंट हैं, उनके लिए एक बार जय हिंद कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि मैं अब उनके बारे में बताने वाला हूँ, वो हमारे देश के लिए कितना बड़ा काम करते हैं बिना नाम दिखाए। क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा भी कोई अच्छा काम कर दे, तो उसमें भी वाहवाही लूटना चाहते हैं हर कोई। बट जो हमारे सीक्रेट एजेंट होते हैं, वो कभी नाम सामने नहीं आता, उसके बाद भी वो देश की सेवा करते रहते हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए डिस्कस करते हैं कि पॉलिसी और स्ट्रेटेजी क्या-क्या होती है एक नेशन की। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट व्हिच गाइड मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी डिसीजन। किसी भी देश के लिए एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो ये गाइड करता है कि मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से चलाया जाएगा, क्या-क्या उसमें पॉइंट होंगे जो डिस्कवर किए जाएंगे, जो डिस्कस किए जाएंगे, और किस देश के साथ कैसा रिलेशन रखना है। नेक्स्ट है हमारा इंटेलिजेंस कम्युनिटी। देखिए, ये सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूँ कि देश के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है इंटेलिजेंस कम्युनिटीज। मतलब जो हमारी एजेंसीज हैं, एजेंट हैं, वो ही किसी देश को बचा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा थ्रेट आना होता है, वो पहले से ही बता दिया जाता है इन एजेंटों के द्वारा और इनकी मेहनत के द्वारा। तो एजेंसीज दैट कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू एंटिसिपेट थ्रेट्स एंड इन्फॉर्म डिसीजन मेकर। यस, जैसे हमारी RAW ही रो, ठीक है, और हमारी जो IB हुई, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब क्या है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी की एजेंसीज हैं, जो बिना नाम के पता नहीं कहाँ पर कैसे रह रहे होंगे, बट देश की रक्षा करते रहते हैं। आपको कभी नाम भी पता नहीं चलता, और ये देश की इतनी ज्यादा सिक्योरिटी करते हैं, जिसकी सामने रहकर भी नहीं की जा सकती। तो आपको इस पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज करना है, इसको बहुत ज्यादा
डिस्क्राइब करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलायंस एंड पार्टनरशिप, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ट्रीटीज एनहेंस कलेक्टिव सिक्योरिटी। यस, देखिए और देशों के साथ जो हम जैसे ही होते हैं, जो ये चाहते हैं कि हाँ हम इन थ्रेटों से बचना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और उस ग्रुप के थ्रू एक ट्रीटीज होती हैं, उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटीज की जाती है, बताया जाता है इस तरीके से ऐसे बचना है, एक्सरसाइज भी करते हैं, वो सब बातें डिस्कस की जाती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बाकी अपने तरफ से आप जितने पॉइंट लिखना चाहें दोस्तों लिख सकते हैं, उसके बाद डिस्क्राइब आपको ही करना होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के, ग्लोबल क्या-क्या पर्सपेक्टिव रहने वाले हैं। चलिए कोऑपरेटिव एनालिसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट कंट्रीज, देखिए इन डिफरेंट कंट्रीज और कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप करना, दोस्ती करना और उनके जो इक्विपमेंट है उनका यूज खरीदना, ये सब तो चलता रहता है, आप सभी को पता है, तो आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन, नाटो, है ना, ब्रिक्स, ये सब क्या होती हैं, ये देशों की कलेक्टिव एजेंसीज हैं जहां पर एक दूसरे के साथ सिक्योरिटी एक्सचेंज किया जाता है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जाता है और सब ग्लोबल इश्यूज पर डिस्कशन किया जाता है। तो इनको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि और देश भी इन सिक्योरिटीज़ में इंक्लूड हो सके और एक दूसरे की कंट्रीज़ पर अटैक ना करें। इसलिए ये वाली पार्टनरशिप बनाई जाती है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। बात करते हैं हम कंक्लूजन की, क्योंकि लास्ट करना ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक का। तो नेशनल सिक्योरिटी is multinational and evolving concept that requires a comprehensive approach. Yes, देखिए नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या फिर बहुत बड़ी अपना पॉइंट रखता है जिसमें हमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। इट इज एसेंशियल फॉर स्टेट्स टू अडेप्ट देयर स्ट्रेटजीज टू एड्रेस बोथ ट्रेडिशनल एंड इमर्जिंग थ्रेट्स। यस, जो हमारे स्टेट है, देश कह लीजिए या फिर स्टेट कह लीजिए, उन्हें अडेप्ट करना होगा क्या, एड्रेस जो ट्रेडिशनल है और इमर्जिंग थ्रेट है सभी को, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, जैसे राइवल्स होते हैं हमारे, और जो टेररिस्ट होते हैं देश के अंदर रहकर भी वो देश को नुकसान करने की कोशिश करते हैं, तो उन सबको जानना होगा, उन सब पर वर्क करना होगा और इस तरीके से हम एक नेशन को सिक्योर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा, डिस्कशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको टॉपिक की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उस टॉपिक को कभी भी पढ़ सकते हैं। यदि कोई भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कशन करना हो, कुछ बात शेयर करनी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिस पर आपकी क्वेरी सोल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक आप बता सकते हैं किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, मैं उसके लिए भी कंटेंट तैयार कर सकता हूँ। इस टॉपिक के लिए आपको क्लास कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।